नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैथिमा कॉस्मोस के इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग का मिशन एनटीपीसी सीबीटी 2 चल रहा है, जिसमें हम लोग एनटीपीसी के द्वारा पूर्व में परीक्षाओं में पूछे गए मैथ के प्रश्नों को हल करते हैं। ये हम लोग का सेशन नंबर 4 है। इससे पहले 3 सेशन हो चुके हैं। इस सेशन में हम लोग एनटीपीसी के द्वारा 3/4/2021 को 10:30 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में पूछे गए मैथ के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न इस सेट में मैथ से संबंधित पूछे गए थे। ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन एक छोटा सा आ गया है, जिसमें कि आपको कहा जा रहा है 0.002 और 0.12 ये बताना है कि कितना परसेंट है उसका। तो आप 0.002 बाई 0.12 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग इसको यदि 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास 0.2 आएगी और नीचे 0.12 आएगा। ये पॉइंट के कारण, इस पॉइंट के कारण ऊपर हमारे पास 100 होगी और इस पॉइंट के कारण नीचे हमारे पास 10 आएगा। ये देखिए 2 से 6 आ गया, आपका 6 बार में कट जाएगा। ये 0 से ये 0 कट गई। अल्टीमेटली यहाँ से 2 तिया 6 और ये 2 पचे 10, यानी कि 5/3% इस सवाल का सही जवाब आना है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न में हम लोग को कहा गया है कि दो जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में तैर रहे हैं। दोनों जहाजों से देखे जाने पर लाइट हाउस के शीर्ष के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री प्राप्त होते हैं। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 90 मीटर है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। चल, लाइट हाउस है, लाइट हाउस के दोनों तरफ, एक तरफ 30 है, एक तरफ 45 है। तो इसमें आपका लाइट हाउस 90 कह रहा है, तो आपका दोनों बीच का दूरी जो है आपका 90√3+1 होगा। किस प्रकार आ रहा है उसकी चर्चा करते हैं। इसमें मान लेते हैं कि ये हमारे पास लाइट हाउस है। यहाँ पर एक जहाज और एक जहाज यहाँ पर, दोनों दो तरफ कर रही थी, इसलिए हम लोग दो तरफ बनाए। और यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ से आपका यदि 30 डिग्री है तो इस पॉइंट से आपका उन्नयन कोण जो है, ये नीचे वाला एंगल आपका 45 डिग्री होना है। ये वैल्यू आपकी 90 कह रहा है, 90 मीटर। आपको कह रहा है कि इसके बीच का आप दूरी बता दीजिए। आपको यदि याद होगा तो हमने स्टैंडर्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में बताया था कि स्टैंडर्ड ट्रायंगल के अंतर्गत यदि ये 30 डिग्री होती है तो ये आपका 1 होगा, तो ये √3 होगा। दूसरी चीज, आप जो है यदि 45 डिग्री के स्टैंडर्ड ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं तो यदि 45 यहाँ है तो यहाँ 1 होगा, तो यहाँ भी 1 होगा। इस पिक्चर को यहाँ पर हम लोग एडजस्ट करें। सबसे पहले इस ट्रायंगल के लिए देखें तो हम कह सकते हैं ये 90 है, तो ये हमारे पास इतना पोर्शन 90√3 होना है। और यदि हम इस पिक्चर के लिए देखें तो 45 डिग्री का स्टैंडर्ड है, तो ये 90 है, तो आपका 1 होता है, यानी 90 है, तो ये भी हमारे पास 90 हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली हम लोग के पास 90√3 और प्लस में 90 होना है। अब इन दोनों में देखिए 90 आप कॉमन कर दीजिएगा तो आपको √3+1 प्राप्त होना है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में लिखा गया है। तो आप स्टैंडर्ड ट्रायंगल को अवश्य ध्यान रखें, ये चीजों को आसान बना देगी। अगले प्रश्न में हम लोग को कहा गया है कि AB एक अर्धवृत्त का व्यास है। सी रेखा AB पर इस प्रकार स्थित है कि AC 6 है। D अर्धवृत्त पर स्थित एक बिंदु है जिसमें CD AB पर लंब है और CD आपको 9 सेंटीमीटर है। तो अर्धवृत्त का व्यास बताना है। चलिए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं कि चित्र में क्या कही गई है। यहाँ पे सबसे पहली लाइन कही गई है कि ये भी अर्धवृत्त का व्यास है। यानी यदि हम ये अर्धवृत्त ले लें और ये अर्धवृत्त का हमारे पास व्यास है तो इसको हम AB नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कही जा रही है कि सी जो है AB पर स्थित एक बिंदु है जिसमें AC 6 है। यानी AB तो ये है, इसमें कोई पॉइंट हम लोग यहाँ C ले लेते हैं और ये AC का वैल्यू हम लोग को 6 दिया हुआ है। D अर्धवृत्त पर स्थित एक बिंदु है जिसमें कि आपका CD लंब बन रहा है, तो C के सामने यहाँ पर हम लोग D ले लेते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये आपका 90 डिग्री का कोण बना रहा है और ये CD की लंबाई आपकी 9 सेंटीमीटर। आपको कहा जा रहा है कि अर्धवृत्त का व्यास यानी कि AB का वैल्यू आपको पूछा जा रहा है। आप एक चीज यदि ध्यान देंगे कि यदि हम इसको मिला दें
AD को और BD को, तो हम लोग का एक ट्रायंगल बनेगा जिसमें कि आपका AD और BD और साथ में आपकी AB उसकी भुजा होगी। आप जानते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज बनाता है, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण हमेशा समकोण बनाता है किसी भी पॉइंट पर। तो ये आपका 90 डिग्री का वैल्यू बनेगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये हम लोग को कुछ फिगर इस तरह का हम लोग को मिलने वाला है कि यहाँ पर 90 है, ये हमारे पास AB है, यहाँ पर आपका पॉइंट D है, यहाँ C कही गई है, यहाँ से आपको इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है, ये 6 है और AB हमको बताना है। ठीक है, ये इसमें CD आपको 9 भी दी गई है। आप एक रिलेशन को ध्यान रखें, ज्यादा बेहतर होगी कि हमेशा जब भी आपका समकोण त्रिभुज में समकोण वाली भुजा पे कर्ण पर आपका लंब डाला जाता है, जो कि कर्ण यहाँ पर AB है, AB पर यदि लंब डाला जाता है तो जो लंब का स्क्वायर होगा वो इसके कर्ण के पार्टीशन के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि ये कहें कि CD का जो स्क्वायर होगी ये हमारे पास AC और गुना CB होगा, क्योंकि एक पार्टीशन ये हो गया और एक पार्टीशन ये हो गया, यहाँ पर 90 से लंब डाला गया है। ठीक है, वैल्यू भर लेते हैं। CD का मान आपको 9 दिया हुआ है तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और AC का मान 6 दिया हुआ है, CB हम लोग यहाँ लिख लेंगे। तो ये आप CB को इसके माध्यम से कैलकुलेट करेंगे तो आप पा रहे हैं कि CB इज इक्वल टू हम लोग के पास 81/6 आने जाने है। 3 दूना 6 हो जाएगी, 3 से 27 हो गया, यानी 27/2 होना है हम लोग के पास CB। 27/2 कितना होगा, ये आपका 13.5 होना। तो हम लोग CB प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन हम लोग को कहा गया है AB कितना होगा, तो आप A से B निकालने के लिए इस वैल्यू को जोड़ लीजिए, यानी इसमें 6 ऐड कर लीजिए, तो आपका 19.5 इसका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में लिखा गया है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हम लोग को कहा गया है कि आप 1498 को 1498 से आप गुना कर लीजिए। अच्छा, यानी कि हम लोग को स्क्वायर कर निकालने के लिए कहा गया है, 1498 का हम लोग को स्क्वायर करने के लिए कहा गया है। बस सिंपल सा क्वेश्चन। यदि आप देख पा रहे होंगे तो आप तो ये कह सकते हैं कि इसमें आपका ये आंसर नहीं होना है, ये नहीं होना है, ये नहीं होना है, यही होना है। तो यही आपका ये इसका सही जवाब होगा। क्यों ऐसा कहा गया इसको समझते हैं। आप ऑप्शन के थ्रू भी चीजों को समझने का प्रयास करें। आप जानते हैं कि यदि लास्ट डिजिट 8 है तो हम लोग के पास जो है लास्ट डिजिट 4 में इंड होना है। ठीक है, 4 में इंड नहीं है, ये 3 नंबर ऑप्शन और 4 नंबर ऑप्शन, इसीलिए हम लोग इस 3 और 4 को कट कर चुके हैं। ठीक है, अब एक चीजों को आप समझ सकते हैं कि यदि हम इसके अप्रॉक्स वैल्यू को ले 1500, तो 1500 का वैल्यू ही आपका इसी का स्क्वायर 225 और 2 जीरो के जगह 4 जीरो हो जाएगा, इतना वैल्यू आने वाला। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास 1498 1500 से कम है, यानी कि एकदम श्योरली ये वैल्यू हम लोग का इसका ये स्क्वायर करते हैं तो ये 225 पे 4 जीरो जो है उससे कम आना है। देखिए 225 यहाँ पर बढ़ा हुआ वैल्यू है, इस कारण से हम लोग इसको हटा दिए, और ये वैल्यू हमारे पास 22500 4 जीरो से कम है, इस कारण से इसको हमने सही माना। ठीक है, आप चाहें तो स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन उससे आपका समय लगेगा। तो आप ऑप्शन के थ्रू भी चीजों को समझने का प्रयास करें। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि एक बैग में 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसे के सिक्के का अनुपात 9:5:6 है। कुल धनराशि 317.5 है, तो आपकी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। हम लोग को अनुपात दिया गया है कि 9:5:6 है, तो इसको हम लोग वैल्यू में कन्वर्ट कर ले। 50 पैसे का कह रहा है कि 9 संख्या है, यानी कि ये वैल्यू आपकी 4.5 रुपया हो जाएगी। 9 सिक्का यदि 50 पैसा का होगा तो वो 4.5 रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह 25 पैसा का 5 सिक्का यदि होगा तो वो 1 रुपया 25 पैसा में कन्वर्ट होने वाला है, और 10 पैसा का 6 सिक्का यदि होगा तो अल्टीमेटली आपका ये 60 पैसा में कन्वर्ट होने वाला है। इन सभी को यदि जोड़ ले तो हम लोग पाते हैं कि 5 हो गई, 6 2 8 5 13 हो गया,
हाँ सी लेख बचा 4 5 6, यानी 6.35 हम लोग का वैल्यू बनना है। लेकिन ये वैल्यू तो हम लोग को कह रहा है कि 317.5 है। तो इससे हम लोग जो है इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लेंगे, यानी कि इससे हम लोग इस संख्या में 6.35 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आप अब इसको यदि हम लोग डिवाइड करने जाते हैं तो हम लोग इस पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर हमारे पास 100 हो जाएगी, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे हमारे पास 10 हो जाएगा, ये 10 से 10 कट, 0 से 0 कट गई। यहाँ से आप इस चीज को देख पा रहे हैं कि ये 5 बार में पूरे के पूरे कट जा रही है, यानी कि हम लोग का मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है आपका 50 आ गया है, यानी कि 50 गुना ज्यादा बड़ा है, यानी हर एक संख्या हमारे पास अब 50 गुना बढ़ जाएगी। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग को कहा जा रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो 25 पैसे का सिक्का देखिए यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है, यानी कि ये बीच वाली संख्या उसको रिप्रेजेंट करेगी। जो 5 हम लोग मानकर चले थे, लेकिन वो 50 गुना होना होगा, यानी कि 50 गुना 5 हम लोग इसको करेंगे तो हम लोग के पास 250 आ जाएगा, यानी कि 25 पैसे की संख्या हम लोग के पास 250 एक्चुअली में थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि ए बी और सी डी एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, जहां ए बी 6 सेंटीमीटर, सी डी 8 सेंटीमीटर, ए बी पैरेलल सी डी है। यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है और वृत्त का केंद्र जो है चतुर्भुज ए बी सी डी के आंतरिक भाग में स्थित है, तो वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है। समझते हैं क्वेश्चन में क्या कही गई है। सबसे पहला चीज कहा गया है कि एक वृत्त है जिसमें ए बी सी डी दो जीवाएं हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पर एक और चीज कही गई है कि वृत्त का केंद्र ए बी सी डी के अंतर्गत है, यानी कि केंद्र को यदि हम यहाँ मान ले तो हम लोग को ए बी और सी और ये डी हम लोग इस अनुसार से ले सकते हैं, ताकि इसको जोड़ने पर हमारा केंद्र जो है वो बीच में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें कही गई है कि ये भी आपकी 6 है, यानी ये डिस्टेंस 6 दिया हुआ है। सी डी आपका 8 है, सी डी यानी कि ये 8 हो गई, और इसमें कहा जा रहा है कि इसके बीच की दूरी 7 है। ठीक है, इनके बीच का दूरी जो है आपका, यदि ऐसे दूरी हम लोग बना ले जो कि लंबवत दूरी काउंट होती है, तो ये आपका 7 दे रहा है। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या, यानी कि आप ये बता दीजिए। ठीक है, इस पिक्चर को आप एक रूल जानते हैं कि यदि हम लोग केंद्र से इसको मिलाए हैं तो यहाँ पर लंब पड़ी है, क्योंकि हमेशा दूरी लंबवत में ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं, परपेंडिकुलर में ही। तो यहाँ पर भी लंब है और इधर भी लंब है। तो आप जीवा पर जब केंद्र से लंब डालते हैं तो वो जीवा को आधा करता है। इस अनुसार से ये वैल्यू हम लोग के पास 3 हो जाएगी बीच में, और इधर में यदि हम इसको यहाँ से मिला दे तो ये वैल्यू हम लोग के पास 4 हो जाती है। अब 3 और 4 समझकर एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि 3 4 5 तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो कहीं वही तो नहीं है। चलिए देखते हैं, कंडीशन को सेटिस्फाई करवा देते हैं। यहाँ 3 हुई, तो यानी कि इसको हम 4 मान ले तो ये 5 हो जाएगी, कारण हमेशा बड़ा होता है। उसी तरह से यदि हम लोग यहाँ 4 माने हैं, ये यदि 5 हो जाएगा तो ये हमारे पास 3 हो जाएगी, और ये अल्टीमेटली देखिए 3 और 4 मिलकर हमारे पास 7 बना भी रहे हैं, जो इनके बीच की दूरी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा सपोजिशन जो है वो एकदम परफेक्ट है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए इसमें जो है आपकी वृत्त की त्रिज्या 5 ही होनी है। ठीक है, तो आप कुछ कंडीशन को भी सेटिस्फाई करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि x का वैल्यू आपका ये है, y का वैल्यू आपका ये है, तो आप x स्क्वायर और y स्क्वायर का मान निकाल लीजिए। अच्छा, इसमें यदि हम इस 3 को a मान ले और इस √5 को b मान ले, तो हम लोग के पास अल्टीमेटली बन रही है यहाँ पर a प्लस बी, और यहाँ देख रहे हैं कि a माइनस बी बन रही है। यदि इस चीज को एज इट इज हम लोग इसके साथ कंपाइल कर दे तो कह सकते हैं कि हम लोग को कहा जा रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालिए, क्योंकि x की जगह वही चीज आनी है, और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालिए। ठीक है, आप जानते हैं कि इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग के पास जो है वो 2a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर हम लोग को देना है, क्योंकि इसमें प्लस 2ab और इसमें माइनस 2ab एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे।
तो ये हम लोग के पास आना है, तो हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। ए यानी कि 3 माने थे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर बी √5 था, उसका स्क्वायर आपका 5 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 9 5 14 हो गया, और 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 14 दूना 28। ये हमारे पास सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न में आपको कहा गया है कि दो वर्गों के परिमाप 48 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप आप ज्ञात कीजिए कि जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर। अच्छा, पहले वर्ग की परिमाप यदि 48 है तो भुजा यानी कि 12 होगी, क्योंकि हम लोग परिमाप को 4 से भागा दे देते हैं तो भुजा निकल जाती है। ये फर्स्ट का हो गया। इसमें सेकंड का भुजा यदि हम निकालना चाहें तो सेकंड का भुजा हम लोग के पास आ जाएगा 15, 4 से इसको भी भागा दे लेंगे। कहा जा रहा है कि इसका अगला का जो क्षेत्रफल है इन दोनों के क्षेत्रफल का अंतर है, यानी कि नेक्स्ट जो वर्ग हम लोग के पास यहाँ जो बन रही होगी इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर होगा। आप जानते हैं कि 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर ये आपको करने पर 9 का स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आप 15, 12, 9 को पाइथागोरियस ट्रिपलेट के रूप में आप देखते हैं कि 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर ये 9 स्क्वायर देनी है, तो ये वैल्यू हमारे पास 9 स्क्वायर हो जाएगी। 9 स्क्वायर कहने का मतलब है कि इसकी जो वर्ग की भुजा होगी वो हमारे पास 9 होगी। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है परिमाप बताइए, इसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 चौक 36, ये आपका परिमाप हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यापारी द्वारा दो वस्तुएं बेची जाती है, उसमें से एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, जिसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, जो 20% हानि पर बेचा गया है। तो प्रभावी प्रतिशत लाभ या फिर हानि प्रतिशत जो भी है आपका वो लगभग में बताइए कि कितना होना है। ठीक है, समझते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि ये फर्स्ट वस्तु हो गई, ये सेकंड वस्तु हो गई। इसमें हम लोग फर्स्ट वस्तु को 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, इसमें कही गई है कि इस वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया है, यानी कि इसको 120 रुपया में बेचा गया होगा, और इसका विक्रय मूल्य जो है वो दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि यही 120 इस दूसरे वाले का क्रय मूल्य होना है हम लोग का। ठीक है, इसके बाद कही जा रही है कि इस वस्तु को अब 20% हानि पे बेचा गया है, यानी 20% हानि पे इसको बेची गई होगी, तो यानी कि 24 रुपया का हानि हुआ होगा इसमें। क्लियर बात है इतने से? अब एक चीज आप समझिए कि यहाँ पर तो आप देखने पर कह रहे हैं कि 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 120 में बिका है। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आपका 24 रुपया का हानि हो रहा है, तो यहाँ 20 रुपया का फायदा, यहाँ 24 रुपया का हानि, टोटल मिला के हम कह सकते हैं कि हमको 4 रुपया का हानि होना है। लेकिन हम लोग को हानि नहीं, हानि परसेंट पूछा जा रहा है, तो हानि को आप जो है टोटल क्रय मूल्य से भागा दे देंगे। क्रय मूल्य कितनी आएगी इन दोनों को जोड़कर, यानी कि 220, और इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 0 से 0 कट गई, 2 दूना 4, 2 से 11 हो गई, हम लोग के पास आ गया 20/11। इसको यदि हम लोग भाग दे दें तो हम लोग कह सकते हैं कि 11 एकम 11 हो जाएगी, फिर 9 बचेगा, दशमलव देंगे तो 0 हो जाएगी यानी 90, और 11 अठे 88 हो जाना है, यानी 1.8 के अप्रोक्स में हम लोग के पास क्या होनी है, हानि। तो ये हम लोग का इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, कि इस सौदे में 1.8% की हानि होने वाली है। अगले प्रश्न में आपको कहा गया है कि आप इसका मस निकाल लीजिए, HCF निकाल लीजिए। यहाँ पर एक संख्या में दशमलव दे दी गई है, और दशमलव के कारण परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ये कर लीजिए कि इस संख्या को सिंपल कर लीजिए, तो आप ये कहेंगे कि 175/10 हो जाएगा। ये 42 हो गई और ये 14 हो गया। इसका हम लोग को HCF यानी मसा निकालने के लिए कहा गया। चलिए इसके नीचे आप 1 लिख ले सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर ये जो है भिन्न का मसा निकालने का बात किया जा रहा है। तो भिन्न का मसा कैसे निकलता है, जिस जो भी चीज कही जाती है वो ऊपर का निकलता है। यहाँ इसको मसा निकालने के लिए कहा गया है, यानी कि ऊपर का हम लोग मसा निकालेंगे, और ऊपर का मसा निकालेंगे तो हम लोग नीचे का लसा ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये आपका भिन्न का
मसा और लसा निकालने का नियम होता है कि जो चीज कही जाए वो उसको ऊपर वाले से निकालना है। ठीक है, तो ऊपर वाले का आप मसा निकाल लीजिए 175, 42 और 14। तो आप एकदम क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि इसका मसा जो है 7 होना है, क्योंकि देखिए सबसे छोटी संख्या तो 14 है, लेकिन 14 से आपका 42 कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है। तो इस कारण से अब हम लोग 7 से जज करेंगे, क्योंकि 14 7 से कट रही है, तो आपका ये मसा 7 हो जाएगा। नीचे आप 10 एक एक का लसा लीजिएगा तो 10 हो जाएगा, यानी 7/10 इसका आंसर होना है। यदि इसको सोल्व कर ले हम लोग फर्दर तो 0.7 कह सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर 2 में हम लोग के पास लिखा गया है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होना है। अगले क्वेश्चन में हम लोग को कहा गया है कि पी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। क्यू प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, आपको ये बताना है। अब इसमें जो है आपको घंटा और दिन भी दिया हुआ है। एक काम करते हैं हम लोग कि इस घंटे को इसके साथ मर्ज कर लेते हैं, यानी कि उसको प्रतिदिन एक ही घंटा करवा लेते हैं, बात समझ में आ जाएगी। यदि 6 घंटा वो प्रतिदिन कर रहा है तो 10 दिन में कर रहा है। यदि एक ही घंटा वो प्रतिदिन करे तो उसको तो 60 दिन लगना होगा। तो आप इस अनुसार से कह सकते हैं कि पी जो है हम लोग के पास 60 दिन में करेगा, यदि वो डेली 1 घंटा करेगा तब। और क्यू उसी अनुसार से हम लोग कह सकते हैं कि क्यू भी यदि 1 घंटा प्रतिदिन करे तो उसको 10 गुना 9 यानी कि 90 दिन में वो कार्य को कर सकता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि पी 60 दिन में कार्य करेगा, क्यू 90 दिन में काम करेगा, यदि वो एक एक घंटा प्रतिदिन कार्य करते हैं। तो हम लोग अब इसको एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम लोग का एलसीएम तो 180 आना है। यदि 60 से हम लोग भागा दे दे तो आप कहिएगा कि ये 3 यूनिट पर डे करेगा। 90 से डिवाइड दीजिएगा तो आप कहिएगा कि ये हमको 2 यूनिट पर डे कर रहा है। यानी पर डे यदि हम निकाले पी और क्यू को साथ में तो आप कहिएगा कि 5 इकाई 5 यूनिट काम पी और क्यू एक दिन में संपन्न कर रहे हैं। तो 5 यूनिट के हिसाब से इसको करने में कितना समय लगेगा, तो आप इसमें 5 से भागा दे देंगे, आपको 36 डेज आ जाएगी, यानी 36 दिन में वो करेंगे। लेकिन ये 36 दिन कब आएगा, जब एक एक घंटा काम करेंगे प्रतिदिन। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि 6 घंटा प्रतिदिन वो काम कर रहे हैं, तो इसको आप 6 से डिवाइड कर लीजिए तो अल्टीमेटली आपका ये 6 दिन आएगा, यानी कि 6 दिन में वो लोग इस काम को समाप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होना है। इस प्रश्न में हम लोग को कहा गया है कि 7 + 2√5/11 + 3√5 बराबर a + b√5 यदि है तो आपको बताना है कौन सही है, यानी कि ए और बी का हम लोग को मान बताना है। तो हम लोग सबसे पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं कि 7 + 2√5 और नीचे हो जानी है हम लोग के पास 11 + 3√5। इसको हल करने के लिए तो आप हर परमीकरण करते हैं, यानी रेशनलाइजेशन करते हैं। नीचे यदि प्लस है तो माइनस वाले से हम लोग गुना कर लेते हैं, तो 11 - 3√5 हम लोग का ऊपर हो जाना है और नीचे आपका 11 - 3√5 नीचे हो जाना। ठीक है, अब नीचे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर a + b लिखी हुई है, यहाँ a - b लिखी हुई है, तो a² - b² होगा। a² यानी 11 को 11 से करेंगे तो 121 आ जाएगी। b² यानी इसको इससे गुना करेंगे तो देखिए 3 को 3 से करेंगे तो 9 होगा। √5 को √5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 9 और 5 को 45 हो जाएगा हम लोग के पास। और इस चीज को हम लोग घटा लेंगे। इसको घटाते हैं तो देखिए आपका 11 5 ये 6 हो गई और यहाँ पे 7 यानी 76, यानी नीचे वाला टर्म हम लोग के पास 76 आना। ठीक है, ऊपर वाले को हम लोग सोल्व कर ले तो 7 को यहाँ से गुना कर लेंगे तो हम लोग के पास 77 आना है। इसको आप इससे गुना कर लेंगे तो देखिए 2 को 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा और इसको इससे करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि 6 × 25 30, यानी कि इसमें 30 घटेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस भी होगा। 77 - 30 करने पर आपको 47 आना है, यानी कि 47 हम लोग के पास रेशनल नंबर आना है। रेशनल नंबर कहने का मतलब कि ये ए का वैल्यू देने वाला है, क्योंकि बी के साथ तो √5 लगा हुआ है तो वही रेशनल हो जाएगा, यानी अपरिमेय हो जाएगी। यानी कि ए वाला पार्ट हम लोग का 47 और यहाँ टोटल में चूंकि 76 लिखा हुआ है तो आप इतना देख कर ही कह सकते हैं कि ए का वैल्यू हम लोग को 47/76 आना है, जो कि एक ही जगह लिखा हुआ है। तो इतना के बाद आपको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप ऑप्शन को भी
ध्यान में रखते रहें। आप चाहें तो सेकंड पार्ट का भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए 7 को इससे कर देंगे तो 21√5 हो जाएगी हम लोग के पास, माइनस में आएगी। और इसको आप इससे कर लीजिए तो आपका 22√5 आ जाएगा, ठीक है, जो कि प्लस में आ जाएगा। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आप कह सकते हैं कि केवल हम लोग के पास √5 आना है, जो अल्टीमेटली फिर से यहाँ देखिए √5/76 हो जाएगा। √5 यहाँ पर मौजूद है, यानी कि ये वैल्यू 1 हो जानी है, नीचे आपका 76 बी पोर्शन में मिल गया। लेकिन आप केवल इतना ही कर जो है आप आंसर लगा सकते थे, तो आप ऑप्शन को भी ध्यान में रखा करें। अगले क्वेश्चन पे आपको कहा गया है कि 759 यानी कि 759 प्लस 253 का होल स्क्वायर है, और 759 माइनस 253 का होल स्क्वायर है। नीचे भी आपका 759 गुना 759 और प्लस 253 गुना 253 लिखा है। इसको हम लोग मान लेते हैं। सपोज कर लीजिए यदि हम इसको ए मान ले और 253 को बी मान ले, ठीक है, इसे हम ए मान ले और इसे हम बी मान लें, तो देखिए क्या होता है। हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमको कहा गया है ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस आपका ए माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे में कही गई है हम लोग के पास कि ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले ही क्वेश्चन में इसकी चर्चा की गई है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हम लोग के पास 2a² प्लस b² आना है। इसको यदि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड दे देंगे तो हम लोग के पास केवल 2 बचेगा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि एक बेलनाकार टंकी है जिसकी धारिता 38,500 लीटर है, ऊंचाई आपकी 4 मीटर है। इसका आधार का व्यास आपको बताना है कि क्या होगा, व्यास आप बताइए। ठीक है, आप यहाँ पर कह पा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग का तो ये लीटर में दिया हुआ है, तो लीटर को तो हम लोग मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो आप इस चीज को ध्यान रखते हैं कि 1000 लीटर के बराबर आपका 1 मीटर क्यूब होता है, यानी कि इसको 1000 से भागा दे तो हमको ये आयतन में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो आप 1000 से भागा देंगे तो ये आपका 38.5 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हमारी उसकी आयतन हो जाएगी, जो वैल्यू हो जाएगा बेलन है तो आपका πr² होगा। ठीक है, वैल्यू भर लेते हैं हम लोग का, चीजें निकल जाएगी। यहाँ पर h को आपको कह रहा है कि आपका 4 है, यानी कि πr² और इंटू 4 होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि आपको कह रहा है व्यास निकालना है। व्यास का मतलब होता है d निकालना है आपको, और d का वैल्यू आपका 2r के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, यदि इस 4 को हम लोग इस अनुसार से लिखें 2 का स्क्वायर, इस 4 को हम 4 की जगह पर 2 का स्क्वायर लिख दें, तो आप ये कह सकते हैं कि इस स्क्वायर को इसके साथ हम रख सकते हैं, यानी कि 38.5 इज इक्वल टू हमारे पास पाई हो जाएगा, और ये आपका 2r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फर्दर सोल्व कर लेते हैं। पाई का मान तो 22/7 ले ले आराम से हम लोग, तो ये आपका 38.5 हो जाएगा इज इक्वल टू 22/7 हो जाएगा, और ये 2r का स्क्वायर जो कि d डायरेक्ट हम लोग को निकल रहा है, ये 7 ऊपर हो जाएगा 22 यानी कि नीचे, तो हम लोग का 2r का स्क्वायर आपका 38.5 और गुना 7 और बटा 22 होगा। ठीक है, क्लियर। तो हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। आपका 22 से इसको हम लोग को भागा देना है, तो 11 से पहले भागा दे दें, तो 11 दूना 22 हो गया। यहाँ से देखिए 11 3 33 और 11 5 55, यानी 3.5 आ जाएगा। 3.5 कहने का मतलब यानी कि आपको कुछ चीजें इस अनुसार से आ रही है कि 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू 3.5 गुना 7 और बटा 2, लेकिन इस 3.5 को आप जो है 7/2 भी लिख सकते हैं, या इस 7/2 को आप 3.5 लिख सकते हैं। तो 2r का स्क्वायर हम लोग के पास 3.5 इंटू 3.5 हो जाना है, यानी 2r का स्क्वायर आपका 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी 2r का वैल्यू हम लोग के पास 3.5 आ जाएगा, और इसी 2r को आप d बोल रहे हैं, तो आपका ये व्यास 3.5 हो जाना है। तो इसका आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि 20 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार
कटोरे में एक तरल भरा हुआ है। इस तरल पदार्थ को 3 सेंटीमीटर के आधार व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की शंक्वाकार आकृति वाली छोटी बोतलों में भरा गया। तो कटोरे को पूर्णतः खाली करने के लिए कितने बोतल की आवश्यकता होगी? ठीक है, ये आपका यानी कटोरा है, अर्धगोलाकार है, इसकी त्रिज्या कह रहा है आपका कि ये 12 है, और इससे आपको छोटा छोटा बोतल भरना है शंकु के आकार का। मान लीजिए ये शंकु के आकार का हम लोग को भरना है। ये इसका जो है आधार व्यास 3 सेंटीमीटर है, यानी ये इसका व्यास 3 हो गया, और ऊंचाई आपको कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि ऐसा ऐसा कितना शंकु का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आप तो जानते हैं कि इस केस में हम लोग दोनों का आयतन बराबर कर लेते हैं। मान लेंगे कि यहाँ पे जो है हम लोग को ढेर सारा यानी कि n संख्या में हम लोग को जरूरत पड़ेगी शंकु का, तो हम इस अनुसार से बराबर कर लेंगे दोनों का आयतन को। अर्धगोला का आयतन क्या होता है आपका 2/3 होती है, पाई r³ होता है, और इधर में आपका n लिखें, और शंकु का आयतन क्या होता है तो 1/3 पाई r² यानी कि 3/2 का स्क्वायर, और h यानी कि आपके पास 4 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। देखिए पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो हम लोग के पास आपका आ जा रहा है 2, और r का वैल्यू यहाँ पर 12 दी हुई है, यानी 3 बार 12 होगी, 12 गुना 12 गुना 12। ठीक है, और इधर में हम लोग के पास बच जाएगा n, और ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको 4 से गुना भी करना है, ये 4 से 4 कट गई, यानी केवल 9 से यहाँ हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी n का मान हम लोग के पास 2 गुना 12 गुना 12 गुना 12 और भागा 9 होना है। देखिए 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, फिर से ये 3 चौके 12, यानी कि आपको अल्टीमेटली 2 गुना 12 गुना 4 गुना 4 आना। ठीक है, तो 12 दूना 24 हो गया, 24 को 4 से गुना कर देंगे तो आपका 96 हो जाएगा। 96 को 4 से गुना करना है, 96 को 4 से गुना करना है, तो हम लोग इसको 2 टर्म में कर देते, 2 96 दूना 1 192 हो जाता है, और इसको 2 से गुना कर देंगे तो देखिए 19 38 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, यानी 384 गुना करके हम लोग के पास आ जाएगी। इस प्रकार इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगले प्रश्न में आपको कहा गया है कि 900 रुपए की एक धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में बढ़कर 1134 रुपया हो जाती है। ब्याज की दर में 3% की यदि वृद्धि की जाए तो आपका 900 की धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? अच्छा, 3% का वृद्धि किया जा रहा है, 4 वर्ष है, यानी 3 4 12 9 108 4 12, ये आपका आंसर हो जाना है 1242। इस प्रकार किया गया है, आप इस चीज को समझेंगे। देखिए आपको क्या कहा गया है कि 900 रुपये का धनराशि 1134 रुपया तो हो गया है। ठीक है, यानी 1134 रुपया तो ये कंफर्म हो गई है बात। अब कह रहा है कि ब्याज की दर में 3% बढ़ा दीजिए। ठीक है, बढ़ा देते हैं, लेकिन टाइमिंग आपका 4 बरस का है, तो 4 बरस का है तो टोटल ये तो चारों साल में 12% बढ़ेगा, यानी 12% इसमें वैल्यू और इनहेंस होगी, तो 900 का 12% आपका और बढ़ेगा, यानी कि 108 रुपया और बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर यूनिट डिजिट से भी आप देख सकते थे कि 8 और 4 है तो अंतिम में 2 ही आना है, एक ही जगह है, लेकिन यहाँ पर आप 108 है, इसमें ऐड भी कर ले सकते हैं। देखिए ये 12 हो गई और ये आपका 42 हो गया। ठीक है, यानी 1242 रुपये, ये आपका सही जवाब इसका होगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं का लसा जो है आपका 315 है, मासा 21 है, संख्या का अंतर 42 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा? चलिए समझते हैं। आपको कुछ चीजों को समझना होता है कि यदि हम लोग एलसीएम की बात करें तो ये 3 चीजों का समावेश इसमें होता है। पहली तो आपकी उसमें एचसीएफ होती है, ठीक है, और उसके बाद संख्या का अनुपात होता है, यानी रेशियो होता है। यदि उसके रेशियो को ए और बी मान ले तो आपका ए गुना बी होगा। ये ध्यान रखेंगे कि ये संख्या का रेशियो होना है। ठीक है, उसमें एचसीएफ की मौजूदगी नहीं होगी। तो आपका एलसीएम तो 315 कह रहा है,
315 यहाँ पर कर रहा है, ये आपका HCF 21 कह रहा है। तो ये भी के फॉर्मेट में हम लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा कि आपका 21 से इसको भाग लगा दीजिए, तो आप देख पा रहे हैं कि 21 से कम 21 और उसके बाद 21 बचे, यानी कि 15 बार में कटेगा। तो AB का मान हम लोग का 15 आ रहा है। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि संख्या का अंतर। तो संख्या का जब आप अंतर निकालिएगा तो अंतर में भी तो HCF होता है, और नहीं तो आप इस अनुसार से याद रख लीजिएगा कि जब भी संख्या का अंतर जब निकलता है तो अंतर का जो मान होता है वो HCF और उसके बाद A माइनस बी, जहाँ A और B क्या हुआ, दोनों का रेशियो है। ठीक है, उसमें HCF कॉमन नहीं, तो अंतर यहाँ पर 42 हो जा रहा है। ये आपका 21 है और यहाँ A माइनस बी हो जाएगी, 21 को इससे भागा दे देंगे तो हम लोग का 2 हो जाएगा, यानी कि 2 के बराबर A माइनस बी आ जाएंगे। ठीक है, अब AB का मान 15 है, A माइनस बी का मान 2 है, तो हम लोग इसको सोल्व यदि करें, देखिए आप 15 को यदि तोड़ेंगे तो आप कह सकते हैं कि 5 गुना 3 होगा। ठीक है, अब ये 5 गुना 3 से आपको 2 भी याद आ रहा है, यानी आप कंफर्म हो गए कि A का मान 5 हम लोग के पास होना है और इसका मान 3 होना है। ठीक है, क्वेश्चन में कही गई है कि आप योग निकालें, तो योग निकालेंगे तो 5 और 3 8 होगा, लेकिन ये उसका अनुपात है, आपको उसमें HCF गुना करना पड़ेगा, यानी इस 8 में हम लोग को गुना करना पड़ेगा 21 को, तो 21 को 8 से गुना कीजिएगा तो 168 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग को कहा गया है कि ABC एक साथ मिलकर एक कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं। तीनों ने 2 दिन तक एक साथ कार्य किया, जिसके बाद A ने कार्य छोड़ दिया। B और C ने एक साथ अगले 9 दिन तक फिर से कार्य किया और फिर B ने कार्य छोड़ दिया। फिर C ने जो शेष कार्य बचा है वो 6 दिन में पूरा किया। तो C जो है आपका अकेले उसी कार्य को 24 दिन में यदि पूरा कर सकता था, तो आप बताइए कि B जो है अकेले उस संपूर्ण कार्य को कितना दिन में पूरा कर पाएगा। समझते हैं, इसको हम लोग एक लाइन के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर काम की स्टार्टिंग हुई है और काम यहाँ पर आकर खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ ABC का बात हो रहा है, ये तीनों जो है कह रहा है कि आपका 16 दिन में काम समाप्त कर सकता है। ठीक है, लेकिन आपको कहा गया है कि इसी में कि C जो है 24 दिन में समाप्त कर सकता है। दो चीजें हम लोग को दे दी गई कि ABC 16 दिन में और C जो है आपका 24 दिन में कर सकता है। तो आप इसको एलसीएम अप्रोच पुनः यहाँ से लगा लीजिए, इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए तो आपका 48 हो जाएगा। ठीक है, 16 से भागा दीजिएगा तो आप कह सकते हैं कि ABC जो है 3 यूनिट पर डे काम करेगा, और इस 24 से भागा लगा दीजिएगा तो आप कहिएगा कि ये 2 यूनिट पर डे काम करेगा। ठीक है, इतनी बातें आपकी क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि तीनों एक साथ शुरू किए, यानी कि शुरुआत का इस डेट पर तीनों साथ रहे। तीनों साथ रहने का मतलब कि 3 यूनिट पर डे काम हो रहा होगा। ठीक है, 2 दिन तक उन्होंने एक साथ काम किया है, तो 2 दिन तक यदि एक साथ ये काम करेंगे तो आपका ये 6 यूनिट तो काम कर देंगे, यानी यहाँ से आप कह सकते हैं कि 6 यूनिट काम हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग का बाकी बचा हुआ यूनिट इसमें 42 होना है, क्योंकि 42 6 48 हो जाएगा। ठीक है, अब कहा गया है कि B और C जो है 9 दिन तक करता है, C ने जो है 6 दिन तक। एक काम आप कर सकते हैं कि C को यदि हम लोग इसके बाद यदि देखें, इसको A को छोड़ने के बाद, तो आपको C कितना दिन काम कर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि C तो यहाँ 9 दिन इसके साथ है B के साथ, और C जो है 6 दिन खुद भी किया है, यानी कि 9 6 15 दिन यहाँ से ये खुद C भी करने वाला है। ठीक है, तो 15 दिन जब C करने वाला है, यानी कि वो तो C तो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो आपका ये 15 दिन में जो है 30 यूनिट काम C के द्वारा केवल संपन्न किया जाएगा, 30 यूनिट। तो बच गई आपकी कितनी, 12 यूनिट का काम। और ये 12 यूनिट कौन किया होगा, जाहिर सी बात है कि B किया होगा। कितने दिनों में, 9 दिन में। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं कि B जो है 9 दिन में 12 यूनिट काम करता है। लेकिन क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि B अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, संपूर्ण काम को। तो संपूर्ण कितना था, 48 यूनिट। देखिए यहाँ 4 गुना हुआ है, तो यहाँ भी आप 4 गुना कर लीजिए, यानी 9 चौक
36 दिन में बी उस संपूर्ण काम को खत्म करेगा। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होना है। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% की वृद्धि की गई है, क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए। आप तो याद किए हुए इसको कि r प्लस आर और आर आर का स्क्वायर, दो सक्सेसिव जब इंक्रीज होता है तो आपका r प्लस आर और आर आर बाई 100 आप इसको अप्लाई करते हैं। तो कर लीजिए, यहाँ 20 भरते हैं, ये 20 भरते हैं, 20 भरते हैं, ठीक है, और बाई 100 हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से यहाँ कट गया, इसके बीच में प्लस है, यहाँ प्लस है, ये 40 हो गई, और इधर से ये 4 बचा हुआ है, तो 40 और 4 44, यानी कि इसमें 44% का वृद्धि उसके क्षेत्रफल में हो जाएगा। दो लगातार वृद्धि के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगले में बात की गई है दो संख्या का अनुपात 7:5 है, मसा 3 है, तो लसा बताइए। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि लसा का जो मान होता है इसमें आपका HCF होता है और संख्या का अनुपात होता है A और B, जो A और B अनुपात में होना चाहिए। तो अनुपात तो 7:5 दिया हुआ है, HCF 3 दिया हुआ है, तो करना ही क्या है, सबको गुना कर दीजिए, 7×5 = 35 और गुना 3 105, इसका सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दो सकेंद्रीय वृत्त एक वृत्ताकार मार्ग का निर्माण करते हैं। इस मार्ग की आंतरिक और बाह्य परिधि 56.4/7 और 94.2/7 मीटर है। मार्ग का चौड़ाई आपको बताना है। क्वेश्चन को समझते हैं। कहा जा रहा है कि ये दो सकेंद्रीय वृत्त है, एक के अंदर एक, ठीक है, जिसमें कि आपका ये केंद्र हो गया और ये आपका मार्ग हो गया, वृत्ताकार मार्ग। इस मार्ग का चर्चा कर रहा है। क्या कह रहा है इसमें कि बाह्य परिधि यानी कि ये वाली परिधि जो है पूरी लेंथ, ये आपका 94 2/7 है, और अंदर वाला जो परिधि है आपका 56 4/7 है, ठीक है। तो आपको रास्ता का चौड़ाई बताना है। अच्छा, रास्ता का चौड़ाई का मतलब देखिए, ये तो कैपिटल बड़ा आर मान लेते हैं, इसको सपोज कीजिए, बाहर का है इसलिए बड़ा मान लिए, ये जो है स्मॉल आर मान ले, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये रास्ता हम लोग के पास कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होगा, यानी आर माइनस आर का मान हमको निकालना है, यही रास्ते की चौड़ाई है। अब यदि आप 94.2/7 की बात करें तो आप कहिएगा कि ये हमारे पास 2πr दिया हुआ है, क्योंकि परिधि तो इसी अनुसार से निकलती है, और ये हम लोग के पास 2πr स्मॉल आर लिख देते कि ये दी गई है। हम लोग को r माइनस आर निकालना है, यानी कि यदि हम इनको घटाएं तो r माइनस आर शायद संभव हो। देखिए, आप 2πr में से आप जो है 2πr को आप घटाते हैं, यानी कि आप कहेंगे कि 94.2/7 में से हम लोग 56.4/7 को घटाने वाले। तो यहाँ पर आप देखिए कि 2π हम लोग के पास कॉमन हो जा रही है, r माइनस आर आ जा रहा है, और इधर में आप 94 में से 56 घटाएंगे तो आपका ये 60, यानी 4 इधर से हो गई, 34 यानी कि 38 आनी है, 38, और उसके बाद इस फ्रैक्शन को घटा कर देखिए तो आप कहेंगे कि 2/7 में से 4/7 जाएगा, यानी कि माइनस में हमारे पास 2/7 आना है, यानी कि 38 - 2/7 हम लोग को आनी है, ठीक है। इसको आप ऐसा अनुसार से भी लिख सकते हैं कि 38 को आप 37 लिख लीजिए और उसका प्लस लगाइए 1 - 2/7 आप, यदि इस 1 - 2/7 को आप सोल्व करते हैं तो आपके पास 37 और 5/7 आ जानी है, ठीक है। अल्टीमेटली ये सोल्व करते हैं तो हम लोग के पास 37 5/7 हम लोग का वैल्यू आ रहा है 2r का। तो अब हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। 2r का मतलब हो गया 2 × 22/7 और r माइनस r हो गया। इधर में वैल्यू हम लोग के पास 37 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 210 + 49 यानी 259 + 5 यानी 264, 264/7 आ जाएगी। इस 7 से तो ये कट गया, यानी r माइनस r हमारे पास आ जाएगी 264/2 × 22, ठीक है। 11 से काट दीजिए, 11 दूना 22, यहाँ 11 दूना 22, 11 चौक 44 हो गया, यहाँ 2 दूना 4 से 4 छक 24, यानी कि हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होना है, यानी कि 6 मीटर मार्ग की चौड़ाई आएगी।
अगले प्रश्न में आपको कहा गया है कि 1313 रुपया को 1/3 अनुपात 3/5 अनुपात 3/4 के अनुपात में 3 भाग में विभाजित कीजिए और उसके बाद दूसरा भाग इसमें से किसके बराबर है ये बताना है, यानी दूसरा भाग को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप अनुपात को सिंपल अनुपात, ये जो भिन्न का बना हुआ है उसको सिंपल में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए ये 1/3 है, 3/5 है और यहाँ 3/4 है। आप करेंगे क्या कि नीचे की सारी संख्या को एलसीएम ले लेंगे, यानी कि इसको आपका एलसीएम लेते हैं तो 20 तिहाई 60 हो जाएगी। इस 60 से अब इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ देखिए ये फर्स्ट वाला जो होगा ये ऊपर में 3 से भागा पड़ेगा तो 20 हो जाएगा, यहाँ 5 से भागा दीजिएगा तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 4 से भागा दीजिएगा तो 15 तिया 45 हो जाएगा, यानी कि 20 अनुपात 36 अनुपात 45 में ये संख्याएं हमारे पास बटने वाली है, ठीक है। इन संख्याओं को टोटल एडिशन 1313 कह रहा है, तो आप ये जोड़कर 1313 के बराबर कर सकते हैं, इनको आप जोड़कर। तो जोड़ लेते हैं, आपका देखिए 20 हो गया, 30 50 हो गया, 50 40 90 हो गया और 90 + 11 यानी कि 101 हमारे पास ये आ रहा है। इस 101 से यहाँ हम लोग डिवाइड दे देंगे, देखिए एक बार में 101 आ गया, उसके बाद जो है आपका 3 बार में यानी 13 बार में ये कट जाएगी। अब आपको दूसरी संख्या पूछ रही है, दूसरी यानी 36, तो 36 को आप इस 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 13 × 36, तो 13 × 6 = 78, 7 आ गया आपका, और 13 × 3 = 39 और 7 यानी 46, यानी हमारे पास इसका 468 सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि केंद्र सी और त्रिज्या आर 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त को एक समकोण पर रखा गया है। एक अन्य छोटा वृत्त जिसका केंद्र C2 है और त्रिज्या R2 है इस प्रकार रखा गया है कि यह चित्र के अनुसार कोण की भुजाएं और बड़े वृत्त को स्पर्श करता है। छोटे वृत्त की त्रिज्या R2 है, इसी का मान आपको बताना है। ये पिक्चर दी गई है और इस R2 का मान बताना है। इसमें सबसे पहले ये कही गई है कि ये दोनों भुजाएं जो है समकोण पर बनाई गई है, देखिए यहाँ कहा गया। और समकोण का मतलब यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, और आप जानते हैं कि यदि वृत्त खींची जाती है, भुजाओं को यदि स्पर्श करती है तो इस कोण को वो समद्विभाजित करती है, अर्थात ये कोण हमारे पास 45 डिग्री यानी 45 डिग्री होना है, क्योंकि टोटल 90 है, ठीक है। 45 डिग्री आते ही आप कुछ चीजों को समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर यदि ये वैल्यू हम लोग का 5 है तो ये टोटल वैल्यू हम लोग का 5√2 आना है, ठीक है, 5√2 आना है, ठीक है, क्योंकि 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई कि ये लेंथ हमारे पास 5√2 आना है। अब यदि इस लेंथ में से देखिए आप कह सकते हैं कि इतना दूर तक तो त्रिज्या है, केवल इतना दूर का बात करें तो ये त्रिज्या है, यानी कि इसको में से यदि हम 5 घटा दे तो हमारे पास ये लेंथ हमको प्राप्त होगी कि ये लेंथ हमारे पास 5√2 -5 है, ठीक है। यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि 5√2 - 1 होना है, 5 कॉमन ले लेंगे तो इतनी बातें क्लियर। अब एक चीज को और इसमें आप समझने का प्रयास करें कि एक और फिगर बन रही है, आप इसको ध्यान दें। यहाँ पर देखिए कि ये वाली वैल्यू आपको आर कह रहा है, ठीक है, तो आर कह रहा है और यहाँ भी तो 45 ही बन रहा है, तो इस अनुसार से ये छोटी सी लेंथ हमारे पास जो है वो r√2 हो जाएगी, जो r2√2 स्मॉल आर ही इसको मान लेते हैं, तो हम लोग r√2 कहेंगे इसको, ठीक है, क्लियर। और इसमें आप जान रहे हैं कि ये त्रिज्या तो आपकी ये r के बराबर होगी, यही इसको हम r कह रहे हैं तो ये r होगी, यानी ये टोटल लेंथ हम लोग का इतना जो है वो आपका r√2 + r होगा, और ये लेंथ को हम लोग यही निकाले थे, तो आप कह सकते हैं कि 5 × √2 - 1 ये वैल्यू हम लोग का r√2 और प्लस r के बराबर होगा, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं, इससे आपको r निकल जाएगा, ये आपका 5 हो गया, √2 - 1 हो गया, यहाँ से देखिए r कॉमन ले लीजिए तो आपका √2 + 1 हो गया। इस √2 को इधर लाइएगा तो r का वैल्यू आपका हो जाएगा 5 ब्रैकेट √2 - 1 / √2 + 1। इसको आप सोल्व करेंगे, हर परमेकरण कर लीजिए,
√2 - 1 से गुना कर देंगे, नीचे √2 - 1 से गुना कर देंगे, तो नीचे तो 2 - 1 हो जाएगा, यानी 1 आ जाना है। नीचे से कोई मतलब नहीं, ऊपर वाला केवल सोल्व कर ले। यानी कि आप कह सकते हैं कि हम लोग का देखिए कि 5 √2 - 1 का स्क्वायर होना है, यानी 5 ये हो गई, √2 का स्क्वायर यानी 2, 1 का स्क्वायर यानी 1, और -2 √2 होना है, यानी आपका अल्टीमेटली 5 3 - 2 √2 इसका सही जवाब होना है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिखा गया। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि 8 से बड़े और 59 से छोटे पूर्णांकों के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का आपको योग ज्ञात करना है। तो अभाज्य संख्या को लिख लेते हैं। पहली अभाज्य संख्या हम लोग के पास 11 आएगी, इसके बाद वाली 13 हो गई, फिर आपकी 17 होती है, 19 होती है, 21 होना नहीं है, 23 होती है, फिर आपका 29 होता है, 31 होता है, 37 होती है, और 37 के बाद 41 होता है, 43 होता है, 47 होता है, और एक आपकी हो जाएगी 53। इतनी सारी संख्याएं हम लोग के पास जो अभाज्य है और 8 से 59 के बीच में कह रहा है, इन सभी को जोड़ दीजिए। ठीक है, यानी कि इसको, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 संख्याओं को, इन सभी को जोड़ना है। अच्छा, अब एक चीज समझिए, 12 संख्याओं को जोड़ना है तो आप कह सकते हैं कि यही आंसर हम लोग का होगा। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, इस चीज को आप समझिए। देखिए, ये नहीं कि आप जोड़ने से आपका समय का बर्बादी होगा और इस अनुसार से कुछ बचत होगी। यहाँ पर जो बता रहे हैं उस चीज को समझिए। ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, और आप जानते हैं कि दो विषम संख्याओं को यदि हम आपस में जोड़ दे तो वो आपका सम संख्या यानी कि इवन बनाता है। ठीक है, यानी ये सम बनाएगा, यहाँ भी दो मिलकर सम बनाएगा, ये भी सम बनाएगा, ये भी सम बनाएगा, यहाँ भी देखिए सम बना देगा, और ये सम बना देगा। यानी ये सभी पेयर दो दो के सेट में यदि हम बांट दे तो हम लोग के पास इवन ही बनना है। और इवन 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 यानी सारी सम संख्याओं का यदि आप जोड़ निकालेंगे तो वो एक सम संख्या ही आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में केवल लिखा हुआ है। तो आप जो है ऑप्शंस को भी जरूर ध्यान रखा करें। अगले प्रश्न में आपको कहा गया है कि m का वह धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 12x² प्लस mx प्लस 6 बराबर 0 के मूल का अनुपात 2:3। तो हम लोग मूल को मान लेते हैं कि मूल्य, मान लिए एक मूल 2x है और एक मूल 3x है। अब आप जानते हैं कि मूल का यदि योगफल कर दिया जाए यानी कि 2x प्लस 3x कर दिया जाए तो इसका वैल्यू -b/a होता है, यानी कि माइनस और b के जगह m लिखा हुआ है और a के जगह 12 लिखा हुआ है, यानी कि हमारे पास 5x बराबर आ जाएगी -m/12। ठीक है, फिर पुनः आप ये भी जानते हैं कि यदि मूल को गुना कर दिया जाए यानी उसका गुणनफल निकाल दिया जाए 2x × 3x तो आपका c/a आना है। तो c के जगह तो 6 लिखा हुआ है, a के जगह 12 लिखना है। आप इस चीज से समझ पा रहे होंगे कि 2 3 से तो ये कट गई, यानी कि हम लोग के पास x² का मान 1/12 आ गया, यानी आप कह सकते हैं कि x का मान 1/√12 हमें प्राप्त होगा। अब इस x के मान को यहाँ हम भर दे तो हम लोग कह सकते हैं कि 5x = जो हम लोग का दिया हुआ है -m/12, इसमें x का मान भर दीजिए 1/√12, तो ये आपका 5/√12 हो जाएगा, बराबर -m/12 हो जाएगा। ठीक है, m का मान आप निकालिएगा तो यहाँ से माइनस इधर शिफ्ट कर दीजिए, यानी माइनस ये हो गई, 5 × 12 हो गया, और नीचे √12, इससे ये √12 बार में कट जाएगा, यानी m का वैल्यू आपका -5√12 आना है। अब 12 को 4 × 3 कर सकते हैं, 4 के लिए 2 बाहर हो जाता है, तो 2 बाहर होते ही आपका ये वैल्यू दे देगा m बराबर -10√3। ठीक है, लेकिन कह रहा है m का धनात्मक मान बताना है, यानी कि इसको धनात्मक कर देना है, तो -10√3 को धनात्मक कर दीजिएगा तो आपका 10√3 इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है आपको कि एक कार्य का मूल्य जो है वो 6,25,000 रुपया है, इसे इसके 80% मूल्य पर बीमाकृत किया गया है, यानी उसको बीमा कर दिया गया है। कार की पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है और बीमा कंपनी जो है जितना बीमाकृत किया गया है उसका केवल 90% का भुगतान करती है। तो कार के मूल्य और प्राप्त राशि में आप अंतर बताइए। ठीक है,
समझते हैं इसमें कि क्या कही जा रही है। कही गई है कि 6,25,000 इतना का कार था, ये खरीद मूल्य थी, लेकिन इसके 80% मूल्य को बीमाकृत किया गया है, यानी कि इसमें 80% का ही केवल बीमाकृत किया गया है और कंपनी जो है केवल 90% का, इस 80% का 90% भुगतान करती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वो भुगतान करेगी आपकी 6,25,000 के 80%, है ना, 80% के 90% इतना को वो भुगतान कर देगी। ठीक है, तो अंतर दोनों में बताना है। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग के पास। तो आप कह रहे हैं कि 72/100 आ रहा है, यानी इस वैल्यू का हम लोग को 72% मिल रहा होगा, यही चीज आप कह रहे हैं। अब कोई भी चीज आप जानते हैं कि टोटल 100% होती है, लेकिन यहाँ वैल्यू तो 72% मिली है। तो आपका, आप इस 100% से कंपेयर जब इसको आप कीजिएगा तो आप कह पा रहे हैं कि हम लोग को 28% का डिफरेंस आ रहा है उसका क्रय मूल्य से बीमाकृत वैल्यू में। तो यही 28% का वैल्यू आपको बताना है कि कितना होगा। अच्छा, इसका 28% निकालना है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका यही आंसर होगा। क्यों कहा गया है उस चीज को समझते हैं। देखिए, यदि हम इसको 4 से भाग दे दे, 4 से भाग दे दे तो 100% को 4 से भाग देंगे तो 25% आएगा, यानी 25% से वैल्यू हम लोग को ऊपर जानी है। चलिए 25% इसका निकालते हैं। आप जानते हैं कि यदि केवल 6 लाख का हम लोग 25% निकाले, यानी 4 से भागा लगाए, तो हम लोग को 1.5 लाख आनी है। ठीक है, और उस 1.5 लाख में अभी भी हम लोग का देखिए 25,000 बचा हुआ है और यहाँ भी परसेंटेज भी बचा हुआ है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वैल्यू हमारे पास 1.5 लाख से ऊपर जानी है और 1.5 लाख का वैल्यू केवल यहीं पर। तो इस अनुसार से हम लोग आंसर लगा पाएंगे आसानी से। ऐसे आप चाहें तो इसका 6,25,000 का 28% आप सॉल्व करेंगे तो फिर भी आंसर वही आना है, लेकिन ऑप्शन को भी आप मद्देनजर रखेंगे, उसको भी देखते रहेंगे। अगले क्वेश्चन में कही गई है कि एक दूध विक्रेता जो है वो क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर दूध को बेचता है। इसके अलावा वह हर 5 लीटर में 3 लीटर पानी मिलाता है। कुल प्रतिशत लाभ बताइए। अच्छा, पहले तो वो जिस मूल्य पर है उसमें 20% अधिक पर वो दूध ही बेच रहा है, यानी कि 20% का तो पहला प्रॉफिट उसको मिल रहा होगा। फिर आप कह रहे हैं कि 5 लीटर में 3 लीटर पानी भी मिला रहा है, यानी कि पैसा तो 5 लीटर का ही लगा, लेकिन 3 लीटर का एक्स्ट्रा उसको पैसा उसको मिल रहा है, यानी कि 3/5 का प्रॉफिट यहाँ भी कह रहे हैं। 3/5 का मतलब होता है 60%, यानी आप कह रहे हैं कि ये 60% और प्रॉफिट है। दो डबल प्रॉफिट है, एक के बाद एक है, तो आप इसको उसी नियम से बना सकते हैं कि R + R और RR, है ना, बाई 100, इसका एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। तो देखिए 20 + 60 और प्लस आपका 20 × 60/100 होना है। तो ये तो आपकी 80 हो गई और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका 12 आ जाएगा, क्योंकि 0 से तो 0 कट जाएगा, तो 80 और 12 आपका टोटल जो है ये परसेंटेज टर्म में ही रहती है। तो 80 + 12 टोटल 92% का उसको प्रॉफिट होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन में आपको कही गई है कि एक धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में उस पर जो है 630 रुपया प्राप्त होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, समान राशि पर यदि समान दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपको बताना है कितना हो। अच्छा, 10% पे 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज यदि बनती है तो आप जानते हैं कि 10 + 10 10 10, यानी ये टोटल 21% हम लोग को बनाता है, यानी ये 21% हम लोग के 630 के बराबर दिया हुआ टोटल ब्याज। आपको 3 वर्ष में पूछ रहा है तो 10% से 3 वर्ष में आपका 30% होगा, बस सवाल इतनी सी है। इससे देखिए इसको सोल्व करते हैं तो आपका 30 आ जाएगा, यानी 1% का जो वैल्यू आएगा वो 30 हो जाएगा। 30% का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ 30 से गुना कर दीजिए तो आपका 900 आ जाएगा, यानी कि 900 साधारण ब्याज उसकी होगी। ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आप इसका मान निकाल दीजिए। 515.86, 515.86, 314.87 और ये 314.87, ये बीच में माइनस लिखा हुआ है
और बटा 200.99। इसको यदि हम ए मान लें और इस लास्ट वाले को हम बी मान लें, तो आप ये कह रहे हैं कि ए गुना ए यानी कि ए स्क्वायर हो गई, और बी गुना बी यानी बी स्क्वायर हो गई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है और नीचे ये वैल्यू दी गई है। इसका वैल्यू क्या होता है, इसको हमको 200.99 से डिवाइड करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी कीजिएगा यानी कि 515.86 में आप 314.87 आप जोड़ेंगे, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा, आपका 515.86 में आप 314.87, इसको आप जोड़ेंगे इन दोनों को, और इसको आप गुना में रखेंगे किसके, आपका इन दोनों को घटाकर, यानी कि 515.86 को 314.87 इसको आप घटाकर रखेंगे, ये आपका होगा। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे आपका 200.99। जरा सा इसको घटाइए, कितना आएगा, 16 में से 7 गया तो यहाँ 9 दे देगा, है ना। 16 में से 7 गया 9 दे देगा, यहाँ आपका 7 में से यानी 17 में से 8 गया तो फिर 9 दे देगा, और यहाँ 4 हो गई तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2, यानी ये वैल्यू टाई कर रहा है, ये काट देगा इसको। अर्थात केवल वैल्यू हम लोग को ये बच गई है, इसमें आपको 515.86 और 314.87 इनको आपको जोड़ना है। तो जोड़ते हैं, जोड़कर आप 515 314, तो ऐसे ही कर सकते हैं कि यही होना, क्योंकि 500 300 तो 800 ऐसे ही हो जाएगा, तो 283 या 201 का तो सवाल ही नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टैंक में 2 पाइप ए और बी लगाए गए हैं। ए भरने के लिए लगाया गया पाइप है और बी का प्रयोग समान दर से भरने या खाली करने के लिए किया जाता है। जब बी को भरने के लिए उपयोग किया जाता है तो इसे ए के साथ मिलकर टैंक को भरने में टी समय लगता है। यदि इसका उपयोग ए के द्वारा टैंक को भरे जाने के दौरान टैंक को खाली करने के लिए किया जाता है तो टैंक को भरने में 5t का समय लगता है। तो ए बी की दरों का अनुपात बताइए कि उसका कैपेसिटी क्या है। तो समझते हैं कि ए के साथ यदि बी को भर रहे हैं, यानी कि ये फिल कर रहा है और बी भी फिल कर रहा है, यानी प्लस मान लेते हैं, तो ए और बी दोनों साथ में जब हो रहे हैं तो इसको टी टाइम लग रहा है ना, टी समय लग रहा है, ठीक है। और यदि ए को भरने के लिए रखे हैं और बी को कम करने के लिए रखे हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं बी, तो आपको 5t का समय लग रहा है। तो आपको दोनों का क्षमता का अनुपात यानी कि दर यानी कैपेसिटी का अनुपात निकालना। फिर से आप यहाँ भी यही चीज कह सकते हैं कि ये भी समय काम का ही है, लेकिन इसमें टी को वेरिएबल रखा गया है, तो वेरिएबल देखने से उतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उसी अप्रोच एलसीएम अप्रोच के द्वारा इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे तो 5t हो जाएगा, इससे भाग लगा देंगे तो ये 5 आ जाएगी, और इससे भाग लगा देंगे तो देखिए 1 आ जाएगा, यानी कि ए और बी की संयुक्त क्षमता तो 5 हो गई भरने के दौरान, और ए माइनस बी कर रहे हैं तो हमको 1 आ रहा है। अब ए और बी दोनों पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि यदि इसको हम जोड़ दे तो 2a आ जाएगा, और ये जोड़ दे तो 6 हो जाएगा, यानी 2a के बराबर। देखिए यहाँ पर यदि इसको हम जोड़ देते हैं तो ये 2a आ जाएगी, और ये आपका 6 आ जाएगा, तो आपका ए का कैपेसिटी 3 होगा। और जैसे ही ए 3 हुआ तो आप डिसाइड कर पाइएगा कि बी जो है 2 हो जाएगा, यानी 3-2 का इनका अनुपात होगा, जो कि 3 नंबर में लिखा गया है। इस प्रश्न में हम लोग को कहा गया है कि एक जगह पर 20 कबूतर, 10 गायें, 15 कुत्ते और कुछ भैंसे हैं। यदि पैर की कुल संख्या सिर की कुल संख्या से 125 अधिक है तो भैंस की संख्या बतानी। चलिए इस भैंस की संख्या को हम लोग 1 मान लेते हैं। तो कहा गया पैर की कुल संख्या निकाल लेते हैं। 20 कबूतर हैं तो इसके टोटल पैर हो जाएंगे 40, 10 गायें हैं तो इसके भी पैर हो जाएंगे 40, 15 कुत्ते हैं तो इसके पैर हो जाएंगे 60, और 1 भैंसे हैं तो इसके पैर हो जाएंगे 4x, ठीक है। इन सब का जोड़ देंगे तो ये हमारे पास ये पैर की संख्या हो जाएगी। और उसके बाद कहता है सिर की संख्या, तो सिर की संख्या देखिए ये 20, 10, 30 और 15, 45 प्लस x हो जाएगी। ये 45 प्लस x हम लोग का इसका सिर का संख्या, दोनों कह रहा है 125 अधिक है, यानी माइनस कर देंगे तो 125 आ जाएगी। इसको आपको सोल्व कर लेना है, सोल्व कर लीजिए।
60 40 100 40 140 हो जानी है, और प्लस हम लोग का 4x हो जाना है, और इधर में माइनस आपका 45 और माइनस x हो जाएगा, इक्वल टू 125 हो जाएगा। ठीक है, 140 से आप 45 घटा लेंगे तो आपका 95 ही आ जाएगा, और प्लस ये 4x से x घटा लेंगे तो 3x आ जाएगा। इधर के बराबर वैल्यू आपकी 125 हो जाएगी। ठीक है, 95 को आप उधर ले जाइए तो 3x बराबर आप कहिएगा कि ये 30 हो जा रही है। ठीक है, क्योंकि 125 माइनस 95 होगा, तो x का वैल्यू आपका 30 में 3 से भाग दे देंगे, यानी कि 10 हम लोग के पास हो जाएगी। तो इस प्रकार वहां पर 10 भैंसों की मौजूदगी थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, इसमें केवल इतने ही प्रश्न पूछे गए थे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो भी आपको अन्य वीडियो की तरह आपको सहायता प्रदान करेगा, आपको एक सोच की नई दिशा प्रदान करेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, नए वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक नमस्कार।